अब आते हैं दूसरा प्रोविजन हमारे यहाँ जो है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली। फिर से वो स्ट्राइक वाला कंडीशन आपको यहाँ से जो पुलिस के मारने वाला एग्जांपल था, यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बोला गया है कि आप असेंबल हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 10 लोग, 20 लोग, 500 लोग, राइट टू प्रोटेस्ट। एक्चुअली तो असेंबल ही हो रहा है, कुछ लोग विद सेम कॉज एक साथ जमा हो रहे हैं। हो सकता है कोई किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जमा जमा हो रहा है, और हो सकता है कोई किसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे अभी हमारी फुटबॉल टीम ने एक कप जीता है, एक कप जीता है, SUFF। तो उस कप के बाद सारे प्लेयर्स इंडिया आए हैं, तो सारे लोग क्या करेंगे, सड़क पे भीड़ लगाकर उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। भीड़ लगाना मतलब असेंबल होना, साथ में जमा हो रहा है। तो आप साथ में जमा हो सकते हैं असेंबली के लिए भी, प्रोटेस्ट के लिए भी, और साथ में जमा हो सकते हैं किसी के अप्रिसिएशन के लिए भी। पढ़ने के लिए आप लोग एक साथ एक स्कूल में जमा होते हैं, दैट इज ऑल्सो असेंबली। पूजा पाठ करने के लिए आप एक जगह बैठते हैं, दैट इज ऑल्सो असेंबली। बस में एक जगह आप जर्नी करने जा रहे हैं, 10 लोग मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो असेंबली। असेंबली मतलब कुछ लोगों का साथ में आना। कहीं भी आप असेंबल होंगे, कंडीशन याद रखिए, प्राइमरीली पीसफुल होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए, और हथियार के साथ नहीं होना चाहिए। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी एक असेंबली था, और आप पुलिस को मौका दे रहे थे एट द वर्ज ऑफ द डेस्टिनेशन कि आप वायलेंट हो रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस इस राइट टू असेंबल को वहीं पे रोकने की कोशिश करी। अब इसके साथ जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं क्या है। रेस्ट्रिक्शंस कहाँ मेंशन किया गया, 19 क्लॉज 3 में। इसके रेस्ट्रिक्शंस कहाँ मेंशन किए गए, 19 क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस क्या दिया गया है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एक नंबर। दूसरा बोला गया पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो आप अगर स्कूल का पिकनिक भी मना रहे हैं और उसमें आप बदमाशी कर रहे हैं, आप अगर ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, 10 लोग बैठ के कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं और वहां पे दंगा फसाद या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहा है, या आप मान लीजिए आमतौर पर रात में जो जश्न मनाया जाता है, बड़े बड़े बॉक्स बजाए जाते हैं, लाउड स्पीकर में गाना बजाया जाता है, और उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो इन सब बेसिस पे आपकी उस असेंबली को रोका जा सकता है। जब आर्म्स की बात की जा रही है, तो आर्म्स का मतलब होता है हथियार। जब आप कहीं भी असेंबली में जाएं, कहीं भी जमा हो, तो आप हथियार यूज नहीं कर सकते। हथियार यूज नहीं करने से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा चीज, नॉट ओनली कि आप कट्टा, गन, बॉम्ब लेके जा रहे हैं, अगर आप एक लाठी भी लेके जा रहे हैं जिसको बतौर वेपन यूज कर रहे हैं वहां पर, जिसका मकसद है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, या हो सकता है कि नुकसान पहुंचाया जाए, तो उस वक्त वो लाठी भी एक आर्म्स के तौर पर ट्रीट की जाएगी। इसको आप कैरी नहीं कर सकते। अगर ये कैरी करे तो फिर वो असेंबली को मौका नहीं, उसको परमिशन नहीं मिलेगा कि एक साथ जमा हो सके। अब इस आर्म्स में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी मिलेगा, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ। सिखों के साथ कुछ एक मैटर अलग है। सिख के साथ मामला क्या है कि कुछ होते हैं खालसा। सिखों में एक सेक्ट है जिनको खालसा बोलते हैं। खालसा वो लोग हैं जो 5 के रूल को मानते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कंग, कच्छ, केश, कड़ा और एक और हथियार यूज करने का नाम रखा था किरपान। एक छोटा सा चाकू टाइप का होता है किरपान, अलग ही स्टाइल होता है उनका। ये चूंकि उनके धर्म का पार्ट है, तो उनके लिए ये कहा गया है कि आप किरपान इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त वही है कि इसका मिसयूज ना करें। चूंकि धर्म का पार्ट है, इसलिए आपको परमिशन मिला गया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, दो चीजों का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। कुछ वक्त पहले जो लोग जानते होंगे, हावड़ा में शिवपुर में एक दंगा फसाद हो गया था रामनवमी के नाम पे। और अक्सर आजकल राम जी भी मंदिर में मिलने लगे हैं, तो रामनवमी की रैली को मस्जिद के सामने ले आकर बिहार में मस्जिद में आग लगा दी गई, और बहुत सारे इस तरह के नुकसान किए गए। तो रामनवमी जो इवेंट था वो एक रिलीजियस था, और क्या ये असेंबली था या नहीं था। हाँ सर, असेंबली तो था। अगर आप मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी आदमी को मार रहे हैं, तो क्या ये पीसफुल था। नो सर। ना सर।
इसमें अगर आप वो क्या बोलते हैं वेपन्स यूज कर रहे हैं, तलवार यूज कर रहे हैं या इस तरह के जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आर्म्स के बगैर यूज हुआ था? नहीं सर, आर्म्स से यूज हो रहा है। इसका मतलब आप गवर्नमेंट को ये मौका दे रहे हैं कि आइंदा जब आप रामनवमी निकाले तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। करेक्ट है? हाँ सर। तो अगर आपको रामनवमी या इस तरह कोई भी जुलूस निकालना है तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अब हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि ये रामनवमी के जो लोग हैं, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं कि हिंदू प्रॉब्लम कर रहा है या मुस्लिम प्रॉब्लम कर रहा है। देयर आर ऑलवेज सम ब्लैक शिप एवरी कम्युनिटी में आपको मिलेगा और हर जगह मिलेगा। आपके दोस्तों में हो सकता है कोई आइडियोलॉजिकली आपसे डिफर करेगा, रिलीजियस ग्राउंड पे एक हिंदू हो सकता है आपका दोस्त, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है। ये डिफरेंस के साथ भी आपका वो दोस्त है, ये है हमारी ब्यूटी, ये है ह्यूमैनिटी या इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन का, खासकर इंडिया जैसी कंट्री की एक एक मिसाल है ये कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी के साथ हम लोग रहते हैं। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कपड़े पहनने की डाइवर्सिटी है, इवन खाना खाने की डाइवर्सिटी है। इसके बावजूद हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं। ये इसलिए है कि ये फ्रीडम हम इंजॉय करना चाहते हैं और हमको ये फ्रीडम दिया गया है। अगर हम भी कल को इसी तरह दंगा फसाद लड़ाई करने लगे तो कल को ये सारी चीजें अब खो बैठे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आज वो जिनकी हम बात कर रहे हैं रामनवमी में वो लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे को रामनवमी का रैली हार्डली लास्ट 5 to 6 years के पहले याद ही नहीं आ रहा है कि कभी ऐसा रैली मैंने देखा था। फिर अभी अचानक से क्या वजह थी निकालने की? एक वजह तो सिंपल है कि हो सकता है आस्था होगा, दूसरा वजह जो हम लोग देख रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन इनकी हिम्मत कहाँ से मिली? देखिए हमारे यहाँ आज की डेट में जो करंट पॉलिटिक्स चल रहा है इसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम बहुत आम बात है। रूलिंग पार्टी के पास इसके अलावा कोई एजेंडा है ही नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा होगा पाकिस्तान। तो मुस्लिम्स के इवेंट्स को दिखाकर आपको दिखाया जाएगा कि हम हिंदुओं के साथ बेईमानी की जा रही है या धोखा दिया जा रहा है। एक लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। कर्नाटका में एक बस कंडक्टर है, वो यूनिफॉर्म में था बंदा और सर पे टोपी पहने हुआ था। तो एक औरत ने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग किया और बोला कि क्या आपके यूनिफॉर्म का ये पार्ट है? काफी देर की उसमें रिकॉर्डिंग है बहस की। तो सारे वक्त में कंडक्टर ने सुनता रहा और लास्ट में उसको बोलते कि आप निकालिए इसको, या आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, मस्जिद में प्रैक्टिस कीजिए। बहरहाल उस कंडक्टर ने उस टोपी को निकाल दिया और मैटर वही रफा दफा हो गया। उस बस में किसी दूसरे आदमी ने एक भी बार ये नहीं बोला कि ये सही है या गलत है या वॉट एवर जो भी। लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो बस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसने कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ये जो रूल है बहुत पहले बनाई है और यूनिफॉर्म वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस यूनिफॉर्म में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को भी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाने से या उसको पहनने से मना नहीं किया, परमिशन दिया। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये परमिशन दिया है। ये चीज आप पुलिस में नहीं कर सकते, जहां पे आपको परमिशन है वहां कर सकते हैं। तो उसी तरह आप देखो कि क्यों इनको टारगेट किया गया, बिकॉज ऑफ वन रिलीजन या कुछ और कारण हो सकता है उनका। यहाँ पर मुस्लिम के साथ एक प्रॉब्लम की गई, जो मुस्लिम को गलत फ्रीडम दिया गया मुहर्रम में। मुहर्रम एक महीना होता है इस्लाम में, इस्लामिक कैलेंडर में, जिसमें शिया कम्युनिटी बेसिकली ताजिया मनाते हैं। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। और वो लोग मातम वगैरह करते हैं, ठीक है? मातम एक टर्म यूज करता है। इसी चीज को कुछ मुस्लिम्स भी यूज करते हैं और प्रोसेशन निकालते हैं 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख। इस प्रोसेशन में उन लोग तलवार और चाकू और लाठी के साथ खेलते हैं। ये तलवार भी तो आर्म्स था ना भाई। आप लाठी के साथ कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तलवार लेके निकल रहे हैं, तो क्या ये आर्म्स है या नहीं? ये भी तो आर्म्स है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन लोगों को कभी रोका नहीं। इनके साथ एक मामला ये भी था कि कभी भी मुहर्रम में इस तरह का इवेंट नहीं मिला कि किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, या मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये कहना कि ठीक है उनके यहाँ नुकसान नहीं हुआ इसलिए हम परमिशन दिए, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो कैटेगरिकली बोला ना भाई, आप कोई भी असेंबली में हथियार यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस मुहर्रम में तलवार या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने का जो परमिशन गवर्नमेंट ने दिया, और परमिशन नहीं दिया अगर, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, उसको रोका नहीं, क्या ये सही था? नो सर। तो अगर हम नियम के हिसाब से बात करें
तो ये भी गलत था कि आप मुद्दतों से मुहर्रम में, अभी फिर भी बहुत कम हो गया है, लेकिन एक भी अगर इस्तेमाल हो रहा और पुलिस उसको देख रही है, एक्शन नहीं ले रही है, उनको मना नहीं कर रही है, तो आज की डेट में रामनवमी में जो लोग कर रहे हैं, इसी को देख के कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं होनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना कि ये लोग दंगा कर रहे हैं कुछ लोग, और दूसरे में अभी तक वैसा एग्जाम्पल नहीं मिला, बट क्या गारंटी है कल नहीं मिलेगा। तो जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं क्लॉज बी में कि हम पीसफुल असेंबली की बात करते हैं विदाउट आर्म्स, तो ये सबों पे लागू होता है, नॉट ओनली कि हिंदू या मुस्लिम या रामनवमी या किसी और पे। कोई भी गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस चीज को रोके। आई होप मैं अपना स्टैंड क्लियर करा पाया हूँ। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो प्लीज बोलिए। सर सिख लोगों को जो अलाउ कर रहे हैं वो देखिए, किरपान यूज सिख सिख को इसलिए अलाउड कर रहा है बिकॉज इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। जैसे कि हम ऐसे बोले कि सारे सिखों को अलाउड नहीं है, जो खालसा सिख है उनको अलाउड है, ठीक है। और अलाउड है किरपान। अब वो बोलेंगे कि नहीं हम तलवार लेके घूमेंगे, तलवार अलाउड नहीं है। किरपान और तलवार में काफी डिफरेंस है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो किरपान एक छोटा सा स्पेशल टाइप का चाकू होता है। अभी उसके बहुत सारे फॉर्म में आ गए होंगे, अलग बात है, लेकिन किरपान छोटा सा होता है। देखिएगा कई सारे सिख जो होते हैं वो एजेड सिख आमतौर पे वो तिरछा एक बेल्ट पहनते हैं, उसमें नीचे में चाकू लगा होता है। तो सिंस इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिखिज्म और टू सम सिख, इसलिए उनको अलाउड किया गया है, सारे सिखों को अलाउड नहीं किया गया। ओके सर। क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाद में कभी बात करेंगे उस पर। सिंपल सी बात है, आप कोई एक ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं, यूनियन, एसोसिएशन, बैंड, कुछ भी, इन सब को इसी में रखा गया है। स्पेशली यूनियन और एसोसिएशन, इन दोनों पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ बात की गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर देखिए एसोसिएशन, यूनियन, सिविल लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो आप जो इंडस्ट्रियल यूनियन देखते हैं या कुछ लेबर यूनियन देखते हैं, या फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यूनियन या क्लर्क्स यूनियन या ऑफिसर्स यूनियन, ये सारे मिले जुले यहाँ पे बात की जाती है सबों की। लेकिन हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन या पॉलिटिकल पार्टीज, ज्यादा अच्छा वर्ड बोले आप। इंडिया में जो गवर्नेंस चलता है, जिस तरह का पॉलिटिक्स चलती है, वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी या एक पार्टी का पॉलिटिकल जर्नी नहीं हो सकता है, जितनी पार्टी चाहे आप बना सकते हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर की पार्टी हमारी कंट्री में बनी हुई है। उनके कैटेगराइजेशन फिर होते हैं कि स्टेट लेवल पार्टी है, नेशनल लेवल पार्टी है, या इन दोनों के अलावा इंडिपेंडेंट कोई है, या अभी तक पार्टी को रिकॉग्निशन प्रॉपरली मिलना बाकी है। ये सारी कंडीशंस अपनी जगह पर है, बट इसमें असल में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ, इसमें असल में बोला गया फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। स्पेशली यही से सोर्स मिलता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। जब आप इसको फॉर्मेशन रख रहे होते हैं तो यहाँ भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस मानना पड़ेगा कि आप कुछ भी एसोसिएशन बनाए काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में इसके रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। बोला गया है आपको ध्यान रखना पड़ेगा सोवरेनिटी, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। ये कुछ चीजें हैं जो जब आप किसी एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और एक एक ग्रुप बना लिया या एक क्लब बनाए हैं, तो उसमें आप कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते या कुछ ऐसा एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं कर सकते जो इन गिवन रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ चला जाए। अगर इनके खिलाफ जाता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये राइट आपसे छीना जाएगा। आपको जेल होती है या नहीं होती है वो तो बहुत बात की बात है, जब कोर्ट में ये मैटर जाएगा तब होगा, या गवर्नमेंट के पास ये मैटर जाएगा तब होगा। ये उसके पहले
गवर्नमेंट अगर उस पर एक्शन लेना चाहे तब होगा। प्राइमरीली एक्शन ये लेगी कि आपको ये जो फ्रीडम दिया गया ये छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड ई, जिसमें बोला गया था राइट टू मूव फ्रीली और राइट टू रेसिडेंस, इसका था राइट टू मूव फ्रीली, इसका था राइट टू रेसिडेंस। रेसिडेंस एंड सेटलमेंट दोनों वर्ड बोला गया। इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, रेसिडेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी एक्वायर करना, सेटलमेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी एक्वायर करना। पहले राइट टू फ्री मूवमेंट की बात बता रहा हूँ। देखो, अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया में हर जगह जा सकते हैं, जहां भी आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया में घूमने का दिल कर रहा है आप घूम सकते हैं, और साथ ही साथ आपको रहने का दिल कर रहा है तो आप वहां रह भी सकते हैं, और कहीं कहीं पे अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वहां पे आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बंगाल के हैं और आप बिहार में प्रॉपर्टी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, आप महाराष्ट्र के हैं और यूपी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। सर्टेन कंडीशंस है, जैसे यूपी में एक कंडीशन है कि अगर आप किसान से कोई जमीन खरीद रहे हैं या ऐसी जमीन जिससे फसल उग रही है वो जमीन खरीद रहे हैं तो आपको किसान होना होगा। फसल वाले जमीन पे सिर्फ किसान को ही बेचा जा सकता है। बहुत पहले रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन पे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि अमिताभ बच्चन ने करीब 500 एकड़ जमीन यूपी में खरीदा था ये बोलकर कि अमिताभ बच्चन एक किसान है। अब अमिताभ बच्चन कौन से एंगल से किसान है वो मालूम नहीं है, लेकिन वो जमीन खरीदने के लिए उनको किसान बोलना पड़ा। वजह क्या थी? क्योंकि वहां पे नियम था कि वो जो फसल उपजाऊ जमीन है उसको सिर्फ एक किसान ही खरीद सकता है और उस पर एग्रीकल्चर ही करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो ये किए नहीं है अभी तक, कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ने किया नहीं उन्होंने, लेकिन खुद को फार्मर बोला सो दैट इनके पास ये राइट आ जाए कि मैं ये जमीन परचेज कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ये कंडीशन है तो एप्लीकेबल होगा, नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही खरीद लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर रेस्ट्रिक्शंस दिए गए। रेस्ट्रिक्शंस कैसे दिए गए? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शंस आपको लिखते हो। नंबर वन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। सरकार चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाएगी? आपके मूवमेंट को रोक देगा। ऐसा ही एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अंडमान में, अंडमान में आप कोई भी आइलैंड पे जा सकते हैं एक्सेप्ट उन आइलैंड्स के जिन आइलैंड्स में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया। इसी तरह का एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड में क्या होता है कि वहां के जो ट्राइब्स हैं वो लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता। जब सुनामी आई थी और उसके बाद काफी ज्यादा तबाही मची थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें ये मालूम किया जाए कि सेंटिनेल आइलैंड पे जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या हुआ, वो लोग बचे हैं या उनके साथ कुछ हादसा हो चुका है। तो इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए एक मुआयना करना शुरू किया और कुछ देर के बाद उन लोगों ने देखा कि उनके ऊपर तीरों की बारिश होनी शुरू हो गई है। तो एयरफोर्स के ऑफिसर्स वहां से वापस आकर उन्होंने बोला नहीं, ये लोग जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर वालों को पसंद नहीं करते। तीर चलाने का मतलब ये था कि आप हमारी टेरिटरी में या हमारे प्राइवेसी में ब्रीच नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ हादसे हुए थे वहां पर, 2-3 लोगों का मर्डर हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि सेंटिनल आइलैंड के 5 किलोमीटर दूर जो रेडियस बनेगा, इस रेडियस के अंदर कोई भी जहाज या आदमी या टूरिस्ट जा नहीं सकता है। मतलब रेस्ट्रिक्शंस 5 किलोमीटर दूर से ही लगा दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजन। नंबर वन, जनरल पब्लिक का प्रोटेक्शन हो, दूसरा वहां जो ट्राइब्स रहते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले। इसी तरह गवर्नमेंट और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कई जगहों पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक सड़क पे रैली निकलने वाली है, उस दिन आप उस सड़क से नहीं जा सकते हैं, पुलिस आपको किसी और सड़क पे भेज देगी। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन है। बट गवर्नमेंट को सेफ्टी मेजर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उस रास्ते को एक्सेस आपसे छीना जा रहा है, किसी और रास्ते में को टर्न कराया।
एक और चीज याद रखिएगा, 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर इंडिया का मैप आपको याद होगा तो बिल्कुल आउटर जो 4 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, उन चारों स्टेट के नाम है। इस तरह आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इन चारों स्टेट में विजिट करने के लिए आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। और इस परमिशन को हम लोग बोलते हैं ILP, दैट इज इनर लाइन परमिट। अगर आपके पास ये परमिट नहीं रहा तो आपको स्टेट से वापस भगा दिया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस का एक रीजन बना दिया गया। अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट किसी एक जगह पर लगा कर रखी है तो उन रिस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ेगा। ऐसा ही एक रिस्ट्रिक्शन नागालैंड में है, ऐसा ही एक रिस्ट्रिक्शन आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी था कि आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट नहीं है। रेसिडेंट मतलब वहां के नेटिव नहीं है। तो अब रेसिडेंस टर्म जो यूज कर रहा हूँ वो आप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक आदमी वहां किसी एक स्कूल में काम कर रहा है या किसी एक बैंक में काम कर रहा है, मान लीजिए एक बंगाली है और उसकी पोस्टिंग हो गई है स्टेट बैंक ऑफ कश्मीर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कश्मीर वाले ब्रांच में। तो रोजाना थोड़ी वो ट्रैवल कर पाएगा, वो वहां पे रेंट लेके घर पे रहेगा, तो इसको बोलते हैं रेसिडेंस। और सेटलमेंट का मतलब होता है कि हम वहां पे अपना घर खरीद रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे सेटल हो जा रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये कंडीशन था कि आप वहां पे जमीन परचेज नहीं कर सकते हैं, घर जरूर बना के, घर जरूर आप रेंट पे लेके रह सकते हैं या होटल में रह सकते हैं। उसी तरह नागालैंड भी एक स्टेट है, वहां पे भी एक तो वहां पे मूव करने से पहले ही आपको परमिशन लगेगा कि आप घूमने भी जा रहे हैं तो ये परमिट लेना पड़ेगा। दूसरा है वहां पे आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप जमीन खरीद नहीं सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के इलाके हैं, वहां पे भी आप जमीन परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि गवर्नमेंट आपके साथ साथ उन रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखेगी, आपके फ्रीडम के साथ साथ उन रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखेगी जिनकी वजह से दूसरों के फ्रीडम या दूसरों के कुछ राइट्स छीन सकते हैं या ब्रीच हो सकते हैं। आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मकसद ये नहीं था कि आपसे कोई दुश्मनी है। आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मकसद दो हो सकता है, एक तो आपका बेटरमेंट हो सकता है, दूसरा दूसरे का जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना हो सकता है। देयर मे बी टू causes. The last one is Article 19, Clause 1, सब क्लॉज जी। याद रखिएगा क्लॉज 5 में डी और ई दोनों के लिए बोला गया। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19 क्लॉज जी सब क्लॉज ई। इसमें बोला गया है ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और एक प्रोफेशन की बात की गई कि आप अगर इंडियन है और इंडिया में फर्ज कीजिए कि आप एक इंजीनियर है और आप गाना गाना चाहते हैं, फर्ज कीजिए कि आप सिंगर है, आप एक लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, फर्ज कीजिए कि आप एक टीचर है और एक्टिंग करना चाहते हैं, फर्ज कीजिए कि आप कुछ भी और कुछ दूसरा चीज करना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं। जैसे आपका ऑक्यूपेशन आज की डेट में स्टूडेंटशिप का है, कल को आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, परसों को आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप पूरा फ्री हैं। आपको जो भी ट्रेड करना है, जिस चीज में ट्रेड करना है, जो भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन या किसी चीज में बिजनेस करना है, ये सारा आप फ्रीली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा उस वक्त के देयर आर सम ट्रेड और बिजनेस जिसमें आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, लाइसेंस रिक्वायर्ड है। मान लीजिए कि आप आर्म्स में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आर्म्स में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ड्रग में बिजनेस करना चाहते हैं, दवा बेचना चाहते हैं तो उसमें लाइसेंस चाहिए होता है। और इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बिजनेसेस हैं जिसमें आपको अगर आप उसको एक्सरसाइज करना या उसमें वो एज अ बिजनेस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट ऑफ द टाइम से, गवर्नमेंट ऑफ द लैंड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस। ट्रेड के केस में आप इलीगल चीजों का ट्रेड नहीं कर सकते। इलीगल और
पैंट, वो आइटम। जैसे इंडिया में मैरिजुआना, उसका ट्रेड आप नहीं कर सकते इंडिया में बिना कस्टम दिए। आप बिना गवर्नमेंट की जानकारी के जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं ट्रेड कर सकते। उसमें इलीगल हथियार जिसको अंडरवर्ल्ड या गुंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोकेन, हेरोइन और इस तरह की कोई भी नशीली दवाएं जो है उसका आप ट्रेड, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। जब बात आती है ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन की, स्पेशली प्रोफेशन में एक टर्म मिलेगा, टेक्निकल प्रोफेशन। टेक्निकल प्रोफेशन क्या होता है? कुछ ऐसे जॉब है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए उस ट्रेड के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे कि इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियर हैं, ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग में कोई काम करना है या फिर आपको एडवोकेट बनना है, किसी के लिए प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है, आपको दवाओं का नॉलेज है, तो भी ये नॉलेज इनफ नहीं है। आपके पास एक उसमें डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ये चीजें या इस तरह के जो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज बेसिक नीड। अब मान लीजिए कि आपको दवाओं का बहुत अच्छा नॉलेज है और आपके पास डिग्री नहीं है, तो नॉलेज के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन भी रखना पड़ेगा। आप देखे होंगे हाल फिलहाल कई सारे डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है लास्ट 1 साल के अंदर, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं था। दे आर यूजिंग फेक डिग्री। व्हाई फेक डिग्री? क्योंकि उनको मालूम था कि हमको डिग्री शो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर एक नर्सिंग होम है, बेलेव्यू नर्सिंग होम। आई होप नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी फेमस है। वहां पे एक डॉक्टर हुआ करते थे, नाम मेरे को याद नहीं है। उनको अरेस्ट करने से कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट ने उनको उनके सर्विस के लिए अवार्ड दिया था, बिकॉज ही वाज सर्विसिंग टू द सोसाइटी वेरी वेल। सोचिए, एक आदमी प्रेसिडेंट का अवार्ड जीत कर आया और उसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं था मेडिकल का। ये स्टेटस है हमारे यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है ऐसी चीजों के लिए स्टेट जिम्मेदार है। आपको ये चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह के प्रोफेशन जिसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बिना क्वालिफिकेशन कोई भी प्रैक्टिस ना कर सके। यही था अपना टोटल आर्टिकल 19।